नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैजुअल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन चल रहा था, जहां पर फिलहाल आज अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले वही पुरानी बात, लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अन्य मित्रों को भी जोड़ने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। इसके पहले कि हम लोग प्रश्नों की तरफ चलें, कुछ चीज़ें, कुछ बातें जान लेना बेहद ज़रूरी होती हैं। देखिए, जैव विविधता का संरक्षण जो है वह दो तरीके से किया जा रहा है। एक तरीका बोला जाता है इन सीटू और दूसरा बोला जाता है एक्स सीटू, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण बोला जाता है जैव विविधता के संरक्षण को। जैव विविधता के संरक्षण को नहीं, जैव विविधता के संरक्षण को करने के या जैव विविधता को संरक्षित करने के दो तरीके हैं। एक तो है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण पढ़ करके आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। स्वस्थानीय यानी कि उसी स्थान पर उनका संरक्षण जहाँ पर वह चीज़ पाई जाती हो, और बाह्य स्थान पर संरक्षण करने का मतलब या एक्स सीटू का मतलब होता है कि जहाँ पर वो चीज़ पाई जाती हो उनको वहाँ से ले जा कर के किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पर उनके रहने के लिए अनुकूलित माहौल रहे या फिर जहाँ पर उनके रहने के लिए उच्चतम निकेत का निर्माण किया जा सके, उनको वहाँ पर ले जाया जाता है, जिस कारण वहाँ पर वह जीव जो है अच्छे से प्रजनन करते हुए अच्छे तरीके से अनुकूलित माहौल में अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये होता है एक्स सीटू और इन सीटू। इन सीटू मतलब वहीं पर एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको समझना हो तो ऐसे समझिए, जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपके गाँव की काली बेर को ली थी, ठीक है। अब आपके गांव की वह काली बेर जो है वह आपके गांव में ज़्यादा अच्छे तरीके से उग सकती है, पनप सकती है, क्योंकि वह वहीं की एक स्थानिक प्रजाति है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उस बेर को संरक्षित किया जाए, क्योंकि जब हमने उसे हॉट स्पॉट बनाया था तो 70% बेर जो है आपके गाँव के, माफ़ कीजिएगा, आपका एक भी पेड़ न जाए, लेकिन एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए तो आप चलिए पड़ोसी गांव ले लेते हैं। पड़ोसी के गांव की 70% बेर अब नष्ट हो गई है। अब उसको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो संरक्षित करने के लिए एक तो तरीका यह हो गया कि इस बेर के उस पड़ोसी गांव के उस पार्क को पूरी तरीके से संरक्षित कर दिया जाए, उसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक टोक लगा दी जाए, किसी भी प्रकार की गतिविधि को उसमें संपन्न ना होने दिया जाए, या यदि कोई गतिविधि उसमें होती है तो उसको कंट्रोल्ड वे में चलाया जाए, ठीक है। जैसे कि अभ्यारण्य में होता है, अभ्यारण्य में किसी भी प्रकार की आप गतिविधि कर सकते हैं, लेकिन मनमाना नहीं, जो मनाया वह गतिविधि नहीं, उन गतिविधियों पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कंट्रोल या फिर नियम या रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं, विनियम बनाए जा सकते हैं उस अभ्यारण्य में संचालित होने वाली गतिविधियों पर, ठीक है। और अधिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ गई तो आपके उस बेर वाले पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाएगा, और इसी के साथ सारी चीज़ समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसको जो है अब आप जा भी नहीं सकते हैं उस पार्क के अंदर अपनी बेर को देखने के लिए, क्योंकि वह एक राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र घोषित हो गया है या नेशनल पार्क हो गया है। तो समझे क्या आप इस चीज़ से कि अभ्यारण्य अगर घोषित होगा तो आप रेगुलेटेड वे में या क्या कहते हैं, विनियमन के साथ अपनी कुछ गतिविधियों को वहाँ पर संचालित कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में आप किसी भी प्रकार की भी गतिविधि को संचालित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बाहर आते हैं और दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण की। मान लीजिए कि पहले उस पार्क के आसपास विभिन्न प्रकार के तालाब वगैरह थे, पानी की व्यवस्था थी, मौसम थोड़ा अच्छा रहा करता था, लेकिन तालाब का अतिक्रमण कर दिया गया और तालाब पूरी तरीके से नष्ट हो गया। अब वहाँ पर उस बेर को उगने के लिए जो अनुकूलतम दशाएँ थी वह मिल नहीं पा रही हैं, लेकिन बेर जो है वह महत्वपूर्ण था। तो आपने किया क्या कि अपने पड़ोसी को बोला कि भैया ऐसा करो, आप अपने यहाँ के उन पेड़ों की कुछ प्रजातियों के या उन पेड़ों की संपूर्ण संख्याओं को हमारे यहाँ दे दो, हम उनको अनुकूलित माहौल उपलब्ध करवाते हुए उनके विकास में सहायता करेंगे।
पड़ोसी गांव का व्यक्ति चूँकि समझदार था, उसके लिए भी यह बेर महत्वपूर्ण था और उसने वह बेर उठाई और आपके गांव में, आपके पार्क में लगवा दिया। बगल में आपने तालाब बनवाते हुए, कुछ चीज़ें व्यवस्थित करते हुए इस बेर को उसकी अनुकूलित दशाएं प्रदान कर दी। आपने क्या किया, आपने एक्सीटू कंजर्वेशन किया या बाह्य स्थानीय संरक्षण किया उस बेर का। और यदि उसी व्यक्ति ने थोड़ी बहुत नियमों के साथ आपको वहाँ पर घुसने दिया होता तो वह क्या करता, वह जो है उस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करता और वहाँ पर बेर को संरक्षित करता, ये जब आपको जाने दे रहा था, ठीक है। और यदि उसी व्यक्ति ने आपका आना जाना भी प्रतिबंधित कर दिया, मतलब आपका नहीं, किसी का भी आना जाना वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया, तो वह क्या हो गया, वह नेशनल पार्क में परिवर्तित हो गया और अब आप वहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हो गई चीज़ें क्लियर। अब आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा एक स्लाइड की तरफ। तो चलिए चलते हैं उस स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है वही चीज़ें हैं जो आप वहाँ ग्राफ में देख रहे थे, बस थोड़ा सा और अच्छे से लिखा हुआ है और अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार के स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत, यह पेन बदल लेता हूँ मैं। देखिए इन सीटू कंजर्वेशन के तहत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इन सीटू में राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, पवित्र झील और उपवन हो गए, समुदाय एवं संरक्षण आगार हो गए या कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। ठीक है, यह सब किसके एग्जाम्पल हैं या किसके उदाहरण हैं, इन सीटू संरक्षण के। अब इनमें से ये सब होते क्या क्या हैं ज़रा बताइए। तो सबसे पहले किसको देख लें, बताइए। सबसे पहले देख लेते हैं पवित्र झीलों के बारे में कि पवित्र झील या उपवन क्या होती हैं। दरअसल सामान्यतया या किसी मंदिर उंदिर के आसपास आप देखते होंगे, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल के आसपास के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करें चौथे नंबर के बारे में, बाकी सबको हटा देते हैं। ठीक है, पवित्र झील और उपवन के बारे में अगर बात करें तो जैसे आपने देखा होगा किसी मंदिर के आसपास कोई तालाब होता है, लोग वहाँ पर पूजा पाठ के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्षेत्र या वह तालाब या वह बगीचा। कुछ कहा नहीं जाता, जैसे बुद्ध के संबंधित जो क्या कहते हैं, जो वृक्ष है, जो बरगद का वृक्ष है, उसके पीपल का वृक्ष है, उसके पत्ते तक के तोड़ने की मनाही है, उसकी सुरक्षित किया जाता है। सिर्फ आप वहाँ से उस वृक्ष के गिरे हुए पत्तों को समेट सकते हैं या अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि कहीं आपने देखा होगा कि कुछ तालाब ऐसे सुरक्षित, ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि जहाँ पर आप जाकर के कुछ प्रसाद या वहाँ पर मछलियों को दाना खिलाते हैं, उस तरीके की चीज़ों को बोला जाता है पवित्र उपवन या पवित्र झील। ठीक है, IUCN इस बारे में कहता है कि पवित्र उपवन जो है वह प्रकृति की आराधना का एक रूप होते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वनों, प्राकृतिक वनस्पतियों आदि को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, और पवित्र उपवन या टेम्पल ग्रोव बोला जाता है इनको अंग्रेजी में। और यह जो है मंदिर के चारों ओर बनाए गए बगीचे होते हैं जिनमें प्राकृतिक महत्व के ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी हम लोग पूजा और आराधना करते हैं। सिंपल सा एक उदाहरण देख लीजिए, आपको प्रत्येक मंदिर या प्रत्येक धार्मिक स्थल में कुछ न कुछ इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि मंदिर के बाहर देख लीजिए तो वहाँ पर आपको पीपल का वृक्ष मिल जाएगा या नीम का वृक्ष मिल जाएगा। नीम के वृक्ष को हम शीतला माता कहते हुए वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। तो बरगद के पीपल के वृक्ष को हम ब्रह्म देवता या ब्रह्मदेव के नाम से जल चढ़ाते और उनकी आराधना करते हैं। इसी प्रकार से पीपल के वृक्ष को ब्रह्म बाबा या विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बड़े बड़े भगवानों के आधार पर, विभिन्न नामों के आधार पर जो है उनकी पूजा और आराधना करते हुए उनको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कभी किसी वृक्ष पर यदि संकट हो तो अपने यहाँ से एक लाल कपड़ा लेकर के जाइए, उस वृक्ष पर बांध दीजिए, उस पर 2-3 धागे बांध दीजिए। आप उस वृक्ष को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया है लेकिन काम करेगा, पक्की बात है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा डिस्कस कर लें हम लोग, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें तो बताइए किसके बारे में बात। बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर के पूरा का पूरा चैप्टर है हमारे पास, वहाँ पर इसको देख लेंगे। अगर मोटा जानना हो कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विविधता हो और उन्हें बनाए रखना हो। यह क्षेत्र जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित भी करते हैं। यहाँ पर जो है
इन्वायरमेंट से संबंधित जो है रिसर्च वगैरह यह सब किया जा सकता है, और शिक्षा एवं जन जागरूकता के प्रशिक्षण आदि की सुविधाओं के बारे में भी प्रावधान नहीं, आदि की सुविधाएं भी यहाँ पर की जा सकती हैं। ठीक है। वर्ष 1986 में 1986 में हमारे देश का राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम, इसको आगार बोला जाता है, ठीक है, या बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। तो हमारे क्षेत्र का राष्ट्रीय जैव मंडल या भारत का 1986 से राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था कि साइंटिफिक रिसर्च या वैज्ञानिक अनुसंधान को परंपरागत ज्ञान के साथ या परंपरागत कंजर्वेशन के ज्ञान के साथ जोड़कर जैव मंडल प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना और पर्यावरण का दीर्घकाल तक संरक्षण करना। ठीक है, समझ गए? उद्देश्य वही सेम है, बाकी अभी प्रश्नों में भी उद्देश्य देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, बात करें अब किसकी, बात करते हैं हम लोग अब समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार के बारे में। इनको भी जान लेना जरूरी है कि समुदाय आगार और संरक्षण आगार क्या चीज़ है या क्या बला है। तो बताइए जरा सा, तो समुदाय आगार या संरक्षण आगार क्या होगा, सोचिए। देखिए, जहाँ पर किसी कम्युनिटी के द्वारा, नाम से समझिए ना, नाम से किसी चीज़ को रिलेट करने का प्रयास करिए। जहाँ पर किसी कम्युनिटी या किसी समुदाय द्वारा वनों को संरक्षित किया जाता है या वनों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, उनको मान्यता देने का प्रयास किया गया है इस समुदाय आगार या संरक्षण आगार के द्वारा। कैसे? तो देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 में एक संशोधन किया गया। ठीक है, 2002 के बाद से यह संकल्पना आई थी, समुदाय आगार या कंजर्वेशन रिजर्व या कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व की अवधारणा 2002 के बाद से आई थी। ठीक है, तो अब समझिए, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत इनको बनाया जाता है। किसके? वन अधिनियम के तहत नहीं, वन्य, यहीं से आप लोग कंफ्यूज होते हैं, वन्य जीव संरक्षण या कंजर्वेशन संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से समुदाय आगार और समुदाय एवं संरक्षण आगार के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति व संस्था द्वारा अधिकारित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य या कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत शामिल, ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो कि इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, राज्य सरकार उसे जीव जंतुओं व समुदाय के संरक्षण हेतु समुदाय आगार घोषित कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। देखिए, यहाँ पर यह जो टोटल सारी चीज़ें सब राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जगह को राज्य सरकार ही घोषित करेगी कि वह नेशनल पार्क होगा, नहीं होगा, राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो राज्य सरकार ही घोषित करेगी कि कोई क्षेत्र जो कि ना तो राष्ट्रीय उद्यान में है, ना अभ्यारण्य में है, ना कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत है, उसे समुदाय आगार घोषित किया जाए, अथवा नहीं तो उसे भी समुदाय आगार घोषित कर दिया जाता है यदि वह कम्युनिटी के संबंध में या किसी विशेष समुदाय से संबंध रखते हुए अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यहाँ पर समुदाय के लोगों के द्वारा अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है, और कुछ जीवों का भी इनके द्वारा संरक्षण किया जाता है जो कि वहाँ पर मूलतः आवासित रहते हैं। अब कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है? देखिए, राज्य सरकार द्वारा अधिकारित भूमि क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य क्षेत्र से संबद्ध है और स्थानिक समुदाय से बातचीत करने के बाद ऐसे लैंडस्केप, समुद्री क्षेत्र आदि क्षेत्रों को जो है आप संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व जो है वह घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग यहाँ पर मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्स सीटू रिजर्वेशन के बारे में या बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है, यह तो आपको पहले ही बता दिया गया कि मूल जगह से हटा करके कहीं और उनकी सुरक्षा करना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, एक सेकंड वेट, हाँ कुछ चीज़ें ना रह जा रही थी। देखिए, संरक्षण आगार में कुछ चीज़ें हमारी रह जा रही थी, जैसे कि कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत आने वाले जो भी विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं उनके अधिकारों पर या उनके किसी भी प्रकार के काम पर किसी भी प्रकार की बाधा
नहीं पड़ती है। ठीक है, राज्य सरकार इन स्थानीय समुदाय के लोगों से बातचीत करने के बाद ही कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा करती है और इसका संचालन करने के लिए एक आरक्षित प्रबंधन समिति या कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी का भी गठन करती है। कौन? राज्य सरकार। ठीक है, और इसके संरक्षण का अधिकार राज्य सरकार जो है वह वहाँ पे रहने वाले समुदाय के लोगों को भी दे सकती है। भारत में इस तरह का पहला संरक्षण आगार जो है तमिलनाडु के तिरुनेवेलवी, ठीक है, तिरुनेलवेली है, तिरुनेलवेली क्षेत्र में खोला गया था। कहाँ पर? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में खोला गया था और यह वहाँ के ग्राम समुदाय का ही प्रयास था। एक अन्य संकल्पना आती है जिसका नाम है ESZ। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन इसको बोला जाता है। यह भी वन्यजीव क्या कहते हैं, वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 के अंतर्गत ही बनाया गया था। इको सेंसिटिव जोन को या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को होता क्या है, तो जैसे जो नेशनल पार्क था हमारा, जो अभ्यारण्य था हमारा, जैसे कि दूसरा पेन ले लेते हैं, जो नेशनल पार्क था हमारा और जो वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब यह सुनिश्चित जगह बना दिया गया और वहीं पर इसकी सुरक्षा कर दी गई। लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी था कि बाहर की भी कुछ गतिविधियों को सीमित किया जाए। अब यहाँ पर रिजर्वेशन बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ठीक है, लेकिन इसकी बाउंड्री से ठीक सट करके यहाँ पर ऐसा भारी उद्योग लगा दिया गया जिसके कारण उस क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा जो है वह काफ़ी बढ़ रही थी। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए यह पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की अवधारणा या ESZ या इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा विकसित की गई। इसमें यह बात की गई कि यह बताया गया कि इन क्षेत्रों के, यानी कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य या नेशनल पार्क के इन क्षेत्रों के 10 किलोमीटर तक की परिधि को भी सुरक्षित रखा जाएगा और इन क्षेत्रों का काम होगा शॉक एब्जॉर्बर का। जो भी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं उनको यह धीरे धीरे अवशोषित करेंगे और बहुत ही कम मात्रा जो है वह अभ्यारण्य या नेशनल पार्क के क्षेत्रों में जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में या फिर XC2 कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। तो XC2 कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार की चीज़ होती है, तो आपको बता दिया गया था। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, तो XC2 कंजर्वेशन के अंतर्गत बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और चिड़ियाघर, यह सब शामिल है। मेरे ख्याल से आपको इधर की चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। चिड़ियाघर में आपने देखा होगा विभिन्न जगहों के चिड़ियों को, पक्षियों को ले जाया जाता है, वहाँ पर उनको रखा जाता है और उनको सुरक्षा और साथ ही साथ अनुकूलित माहौल देने का प्रयास किया जाता है। जंतु उद्यान में विभिन्न प्रकार के जीवों को अलग अलग जगहों से ले आ करके एक जगह पर रखा जाता है। सेम वही चिड़ियाघर वाला कॉन्सेप्ट। वृक्ष उद्यान में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के बगीचों को संरक्षित किया जाता है, या फिर कहीं आम का बगीचा, कहीं बेर का बगीचा, कहीं संतरे का बगीचा, तो कहीं सेब का बगीचा। यह सब क्या है, यह सब XC2 का ही उदाहरण है। और वनस्पति उद्यान, विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण वनस्पतियों को भी वहाँ पर संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, बात करें अगर बीज बैंक, जीन बैंक या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन की, तो ऐसा कुछ खास नहीं है इन बीज बैंक और जीन बैंक या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन की। बीज बैंक के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से बीज ला करके एक जगह पर सुरक्षित रखे जाते हैं। जीन बैंक के अंतर्गत जो है बीजों की जगह पर उनके आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है, जिसके माध्यम से ऐसी प्रजातियां जो आने वाले कुछ समय बाद नष्ट होने वाली हों तो उनको दोबारा से विकसित करने के लिए इस प्रकार के बीज बैंकों की संकल्पना की गई है। एक सामान्य ताप पर बीजों को जीन बैंक में इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, फ्रीज करके रख दिया जाता है। अब क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, निम्न तापीय संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है बताइए। तो देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के अंतर्गत पशुओं के जीनों को जो है द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न तापमान पर रखा जाता है, जिसके कारण उनके सभी प्रकार के उपापचयी प्रक्रिया और क्रियाकलाप जो है वह निलंबित हो जाते हैं। मतलब उनका डाइजेशन सिस्टम या फिर उनको जो है किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो वह सब जो है कुछ समय के लिए निलंबित हो जाते हैं या रुक जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है भ्रूणों को, पराग कोशिकाओं को और अनेक पेड़ पौधों की
स्पीशीज़ों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा चुका है सफलतापूर्वक। ठीक है, तो यह हो गई यह सारी बातें। चलिए अब चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के चैप्टर के पहले प्रश्न के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण नीति है? ए जैवमंडल रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क या डी जंगली जंतु अभयारण्य। बताइए। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, देखिए जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि का स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है। जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू और बाह्य सीटू या स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण की तकनीक को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क या डी वन्य प्राणी अभयारण्य। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वानस्पतिक उद्यान जो है यह स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। हम जंगलों से गए, वहाँ अपने मनपसंद का पेड़ लाएं और उसे लगा दिए अपने घर के बाहर। ठीक है, वानस्पतिक संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता, जबकि बायोमंडल रिजर्वेशन एरिया या फिर जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य इसके अंतर्गत आते हैं स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ए इन सीटू संरक्षण द्वारा, बी एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, सी जीन पूल द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वह है कौन सा? बताइए। राष्ट्रीय उद्यान किसमें होगा? राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्यों में इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में किया जाता है तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? एक सेकंड, इसको जाने दीजिए। ऑप्शन है ए जैवमंडल आगार, स्वशासन संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कौन सा उदाहरण नहीं है? ए जैवमंडल आगार, बी वनस्पतिक बाग, सी राष्ट्रीय उद्यान या डी पवित्र बगीचे या उपवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग, सही पकड़े हैं, है ना। जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्ववासन या इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है, जबकि जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम यह सब जो है एक्स सीटू संरक्षण या फिर बाह्य वासन संरक्षण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी मीथेन। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए आपको अभी बताया गया कि क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक एक्स सीटू संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण की प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए एक्स सीटू कंजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूने को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, यह तकनीक कौन सी है? तो इसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? ए जीवमंडल निकाय या फिर जीवमंडल रिजर्व की, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय उपवन या डी वन्यजीव अभयारण्य। क्या पूछ रहा है?
मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी होगी? तो जिसका व्यापक प्रभाव होगा। किसका व्यापक प्रभाव होगा ज़रा बताइए? तो जीवमंडल नीचे जो है या जीवमंडल रिजर्व जो है वह ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है, बजाय कि इन सभी के। तो जीवमंडल रिजर्व की स्थापना जो है वह ज़्यादा महत्व रखेगी, जिसमें मनुष्य थोड़े बहुत अपने काम भी कर सकता है, थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह भी कर सकता है, अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक परंपराओं को भी जीवित रख सकता है, और साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य भी वहाँ पर संपादित करते हुए प्रकृति की भी संरक्षित रख सकता है, या यूँ कहिए तो प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी जी सकता है। जबकि आगे चल कर के वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य में कुछ कुछ सीमाएं आरोपित होने लगती हैं, और राष्ट्रीय उद्यानों में तो सभी प्रकार की सीमाएं एक साथ लगा दी जाती हैं। और भारत का यह जीवमंडल रिजर्व कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जो है वह है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है: ए घास स्थल के, बी कृषि उत्पादन के, सी वायुमंडलीय संतुलन के, या डी आनुवांशिक भिन्नता के। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक विभिन्नताएं विद्यमान रहती हैं, कोई किसी वंश का तो कोई किसी जगह का, ठीक है। देखिए, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। वैसे इसमें बफर जोन ये सब जोन भी है, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं, अभी जब जीवमंडल वाला पार्ट आएगा ना तब वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रश्न आया है इसके संदर्भ में, वहाँ पर बताऊँगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ए सागरीय प्रदूषण, बी सागरों की लवणता में वृद्धि, सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, या डी रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो सागरीय जल के तापमान में होने वाली वृद्धि जो है वह प्रवाल विरंजन के लिए सबसे प्रभावी कारक है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे पानी जो है वह वेपराइज हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ लवणी पानी हो जाएगा। देखिए, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरणीय दबाव के कारण हो रहा है, जिसके कारण सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों ही हो जा रही है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है इस चैप्टर से, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रवाल विरंजन में दिए गए विकल्पों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वह है ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? ए पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्चे की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी, और चौथा सुंदरबन। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2, 3 और 4। तो भारत में अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, इन तीनों जगहों पर जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। यहाँ देखिए, भारतीय समुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्तियाँ 4 प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट और अगला चैप्टर है हमारा जैव विविधता के उपयोग। तो इसके लिए बस ये वाला ग्राफ देख लीजिए, आप सारी चीज़ें अपने आप समझ जाएंगे। वैसे भी जैव विविधता के उपयोग को लेकर के कोई भी संशय आपके दिमाग में नहीं होना, आप आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, भोजन की उन्नत किस्मों का स्रोत हो जाएगा ये, जिसके कारण नई फसलें और उन्नत किस्मों की फसलें बनाई जा सकती हैं। दवाएं और औषधियाँ बनाई जा सकती हैं, जैसे कुनैन के वृक्ष, टेक्साल, बोटानो केमिकल्स और मार्फिन। प्राकृतिक संतुलन बना रह सकता है। पारितंत्रीय सेवाएं प्रदान करती है जैव विविधता। सांस्कृतिक लाभ भी होते हैं, कैसे कैसे? धार्मिक विश्वास और राष्ट्रीय गौरव भी प्राप्त होता है। सौंदर्य परक लाभ भी होता है, पर्यटन के लिए जा सकते हैं, पालतू जानवर पा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर के प्राकृतिक आवास में रहते हुए आप विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं भी कर सकते हैं। पारितंत्र को कौन कौन सी सेवाएं जैव विविधता देती है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा ध्यान इस पर दीजिएगा। अपशिष्टों का पुनर्चक्रण करती है, जल संरक्षण करती है, मृदा के निर्माण में सहयोग करती है,
मृदा का अपरदन रोकती है, पोषण चक्र चक्रण को और कठिन बनाती है जो कि हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होता है। सस्य परागण या फिर इसे कहते हैं क्रॉप पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉप पॉलिनेशन में सहायता करती है और जलवायु का नियंत्रण भी बनाए रखने में मदद करती है यह जैव विविधता, ठीक है। इससे संबंधित सिर्फ एक प्रश्न है कि जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट का पुनः चक्रण और चौथा सस्य परागण। तो यह सभी पारितंत्र की सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, हमने देखा, और जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट और अगला चैप्टर है IUCN, ठीक है। तो आइए IUCN के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए। चाय मिल गई है यार पीने के लिए, सोच रहा हूँ पी लूँ क्या। चलिए फ़िलहाल देखिए और चाय थोड़ी सी ठंडी होने दीजिए, फिर चला जाऊँगा मैं, ठीक है। तो IUCN की अगर बात करें तो IUCN देखिए यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है स्विट्ज़रलैंड के, बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए, कभी जाएंगे हम लोग, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड में IUCN का मुख्यालय स्थित है। IUCN के अंतर्गत शामिल होने वाले जो सदस्य हैं वह सरकारी संगठन भी हैं और गैर सरकारी संगठन भी, मतलब दोनों तरीके के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब जो और महत्वपूर्ण एक तथ्य है वह यह है कि IUCN यूनाइटेड नेशन असेंबली या यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। किसका दर्जा प्राप्त? पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त IUCN एक जो है संयुक्त राष्ट्र का इकलौता ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है, ठीक है। किसका दर्जा प्राप्त? पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त। यह यूनाइटेड नेशन का अंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एकदम दिमाग में इस चीज़ को रखे रहिएगा, यहीं से खेलती है विभिन्न पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट कह रहा हूँ या फिर UPSC, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा एक बुक जारी की जाती है। कौन सी बुक है? तो वह बुक है रेड डाटा बुक, ठीक है। लाल सूची की एक किताब जारी की जाती है। चलिए थोड़ा सा फिर से चलते हैं स्लाइड की तरफ और तब आपको बताता हूँ मैं इस रेड डाटा बुक के बारे में। तब तक मैं चाय भी पी लूँगा। तो देखिए यह है पूरी की पूरी IUCN की वह रेड डाटा लिस्ट। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हटा दीजिए, यह उपलब्ध नहीं है। इनको इवेलुएट किया जाता है। तो IUCN की रेड डाटा बुक जो है वह कितनी श्रेणियों में विभाजित है? कुल 9, ठीक है। तो इन 9 श्रेणियों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इनके तहत IUCN के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के पादपों, कवकों और जंतुओं का मूल्यांकन और उनका अंकन किया जाता है कि इनकी उपस्थिति किस प्रकार से बनी हुई है अथवा यह पूरी तरीके से अनुपस्थित हो गए हैं। कुल रेड डाटा लिस्ट की कितनी श्रेणियां हैं? तो 9 टाइप या 9 प्रकार हैं रेड डाटा लिस्ट के। यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है वह जो है कम से लेकर के अधिक की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अधिक की तरफ मतलब वह यहाँ पर तो इवेलुएट ही नहीं किया गया, यहाँ पर भी आंकड़े उपलब्ध नहीं है पर्याप्त मात्रा में। इसके बाद संकट बहुत कम, संकट के नज़दीक, संवेदनशील, मतलब गंभीर स्थिति में, सामान्य से लेकर के गंभीर स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आइए इन सब के बारे में बारी बारी से बात करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीचे से, यानी कि उन जीवों के बारे में जो कि विलुप्त हो चुके हैं। तो विलुप्त जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित न हो, इसकी बात कर रहे हैं। पेन मैं थोड़ा सा एक ऐसी ले लेता हूं जिसका कलर यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विलुप्त श्रेणी या एक्सटिंक्ट श्रेणी के बारे में। तो जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य जीवित न हो और विश्व के सभी आवासों से उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो और यह आश्वस्त रूप से जानकारी भी हो चुकी हो कि यह प्रजाति पूरी तरीके से अब समाप्त हो गई है, तो उनको विलुप्त या एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है IUCN की रेड लिस्ट में,
ठीक है। एक निश्चित समय काल तक इसका मूल्यांकन किया जाता है। यह निश्चित समय काल IUCN द्वारा जो है बार बार परिवर्तित किया जाता रहा है। पहले यह निश्चित समय काल 50 वर्षों का था कि मतलब 50 वर्षों तक अगर कोई प्रजाति नहीं देखी गई तो उनको विलुप्त या एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डाल देता था IUCN अपनी रेड लिस्ट में। ठीक है। दूसरे स्थान पर आते हैं यह वन से विलुप्त या फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियां जो हैं अब वनों से समाप्त हो गई हैं और या फिर अपने प्राकृतिक आवास से अब अलग हो गई हैं और वह चिड़ियाघर या अन्य कृत्रिम आवासों में उपस्थित हैं, उनको एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड या वन से विलुप्त प्राणियों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट और अगला यहाँ पर हम लोग फंसते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड या अति संकटग्रस्त और संवेदनशील में। ठीक है। तो रेड डाटा लिस्ट में इसको रेड से ही सांकेतिक किया जाता है और घोर संकटग्रस्त या क्रिटिकली इंडेंजर्ड या अति संकटग्रस्त प्रजातियां जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जो पिछले 10 वर्षों से जिन प्रजातियों की संख्या में 90% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो उन्हें इस श्रेणी में रखा जाएगा। या फिर अन्य कंडीशन, यदि प्रजाति की जनसंख्या ही कुल मिलाकर के 250 से कम बची है और पिछले 3 वर्षों में इसी में ही, ठीक है, पिछले 3 वर्षों में उनमें और 25% की कमी हो गई हो। ठीक है। और कैटेगरी है इसी अति संकटग्रस्त की ही श्रेणी में क्या है कि केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष बची हो या फिर इन जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा जो है वह सर्वाधिक बढ़ गया हो और गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां जो है वह विलोपन के अत्यधिक नज़दीक भी होती हैं या सामान्य सी बात है। ठीक है। दूसरे स्थान पर आता है फिर संकटग्रस्त या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी। यह संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड कैटेगरी क्या होती है बताइए। ऐसी प्रजातियां, इनको डिनोट किससे किया जाता है तो ऑरेंज से। ठीक है। तो ऐसी प्रजातियों का वनों से विलुप्त होने का खतरा जो है वह लगातार बना हुआ रहता है। पिछले 10 वर्षों में इन प्रजातियों की 70% जनसंख्या में कमी देखी गई है या फिर इन प्रजातियों की जनसंख्या में 70% की कमी देखी गई या दर्ज की गई है तो उनको जो है संकटग्रस्त श्रेणी में रख दिया जाता है। ठीक है। केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य शेष हो 20 वर्ष, ये सब डाटा याद मत रखिएगा, बस समझने के लिए समझिए। ठीक है। याद बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम ध्यान में रख लीजिए। कभी आपसे बहुत मुश्किल है कि सवाल पूछा जाए। ठीक है। वही विलुप्त को लेकर के कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद मत रखिएगा कि 250, 20%, 10%, ये सब नहीं। देखिए इस श्रेणी में संकटग्रस्त में श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जीवों पर भी विलुप्त होने का खतरा जो है वह बना हुआ रहता है। संकटग्रस्त या अति संकटग्रस्त में जाएंगे, यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। फिर आते हैं वनरेबल या फिर सुभेद्य जिनको बोला जाता है, इसको येलो से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और यह प्रजातियां जो है वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना पर पहुंच चुकी होती हैं। इनकी संख्या में पिछले 10 वर्षों में ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या में पिछले 10 वर्षों में 50% की या 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंतर्गत 10% की कमी आ रही हो या फिर 1,000 या इससे कम परिपक्व सदस्य बने हों तो इनको रखा जाता है संवेदनशील कैटेगरी में। अब नियर थ्रेटेंड या संकट के नज़दीक, तो इन प्रजातियों पर निकट भविष्य में या नज़दीकी फ्यूचर में या आने वाले कुछ वर्षों के बाद यह ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार में या संकटग्रस्त श्रेणी में आने के कगार पर हो तो उनको जो है इस कैटेगरी में रखा जाता है नियर थ्रेटेंड या संकटग्रस्त। लीस्ट कंसर्न या संकट बहुत कम जिन प्रजातियों को रखा जाता है उनको ग्रीन से डिनोट किया जाता है। इन प्रजातियों पर किसी भी प्रकार का खतरा जो है वो बहुत न्यून स्तर का रहता है और ये प्रजातियां अधिक संख्या में काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कबूतर हो गया। ठीक है। इस प्रजाति को भविष्य में संकट होने का किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता है। और अगली कैटेगरी जिसके बारे में है कि आंकड़े ही पर्याप्त नहीं है, तो आंकड़ों की कमी के कारण जो है जिन प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति या संकट के अनुमान का पता नहीं लगाया जा सकता है उनको इसमें दर्ज किया जाता है। और जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध भी नहीं होते उनको क्या कहते हैं तो IUCN के संरक्षण के मापदंड में जिन प्रजातियों का आकलन किया ही नहीं जाता उनको रखा जाता है आंकड़े उपलब्ध नहीं है की कैटेगरी में। ये तो हो गई IUCN की विभिन्न प्रकार की कैटेगरी और IUCN के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें।
अब चलते हैं इधर उधर से घूमते फिरते वापस अपने प्रश्न की तरफ और प्रश्नोत्तर के माध्यम से डिस्कशन को फिर से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, या फिर शॉर्ट में कहे तो साइट्स। ठीक है, तो IUCN और साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। आइए कथनों को देखते हैं। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, एक पेज में आ भी नहीं पाया। पहला, IUCN संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन का अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार है। दूसरा, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं या क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाता है। तीसरा, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 या D 1, 2, 3 यानी कि सभी सही हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, कुछ भी आपको साइट्स के बारे में अभी मेरी तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन एक चीज़ IUCN के बारे में मैंने विशेष तौर पर आपको बताई थी कि IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। ठीक है, यह वहाँ का एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, यह वहाँ का एक ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त विश्व का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित संगठन है। तो अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यह एक सामान्य सी चीज़ है। जब इतना डाटा लिस्ट आप लोगों को बता दिया गया तो जाहिर सी बात है कि IUCN जिसके नाम में ही जो है रिजर्वेशन की बात की जाती, कंजर्वेशन की बात की जाती, तो वह विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में चलाता होगा पर्यावरण के प्रबंधन से संबंधित। साइट्स के बारे में एक सामान्य सी बात कही गई कि यह उन राज्यों पर लागू होगा जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह उन राज्यों की राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेगा। बिल्कुल सामान्य से ये दोनों स्टेटमेंट है और कहीं पर भी विकल्प में केवल 2 का ऑप्शन भी नहीं है। पहला आपका हर हाल में गलत होगा, यह आपको पता है। पहला अगर आपने गलत कर भी दिया और मान लीजिए कि तीसरा आपको नहीं पता है, तो तीसरा ऑप्शन तो आपको सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा आपको पता है कि सही है और पहला आपको पता है कि गलत है। देखिए, पहला इसमें ऑप्शन नंबर B आप आसानी से सही कर सकते थे। IUCN के बारे में बिल्कुल जनरलाइज स्टेटमेंट है, यह सबको पता है। सभी तरीके से आप कहीं भी पढ़ेंगे तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि जो IUCN है वह यूनाइटेड नेशन का भाग नहीं है। ठीक है, या अंग नहीं है। आइए थोड़ी सी चीज़ और थोड़ी सी जानकारी बात कर लेते हैं साइट्स के बारे में। यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन में साइट्स को नहीं दिया गया है, तो समझने का प्रयास करिए इस साइट्स को। साइट्स है क्या और किस प्रकार से यह कार्य करता है। सबसे पहले साइट्स है क्या? साइट्स देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी समझौता है जिसको बोला गया साइट्स। इंग्लिश में इसको बोला जाता है द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, यहाँ ऊपर दिया भी हुआ है इसके पूरे नाम को, ताकि प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी लगे और आप थक जाएं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। पेड़ और जीव जंतुओं की बात हुई है, किसके बारे में? ट्रेड की बात हो रही है, व्यापार को लेकर के। कौन से व्यापार को लेकर के? इंडेंजर्ड स्पीशीज के व्यापार को लेकर के। नाम को थोड़ा सा विस्तार से अब समझिए, मतलब ऐसे जीव या ऐसे पादपों के व्यापार की बात हो रही है जो कि संकटपन स्थिति में या संकटापन स्थिति में हैं, उनके व्यापार को लेकर के एक समझौता हुआ, जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी समझौता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल का, अंतर सरकारी मतलब विभिन्न देशों की सरकारों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके माध्यम से क्या हुआ होगा? ट्रेड को यानी कि व्यापार को
रेगुलेट करने का प्रयास किया गया होगा। ऐसे जीव जंतु या पादपों के व्यापार को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया होगा जिसके माध्यम से उनकी सुरक्षा या फिर उनको सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो यह तो हो गई साइट्स है क्या। अब यह कन्वेंशन या यह समझौता कब हुआ था, तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी टाइमलाइन है, आप याद कर लीजिएगा। साइट्स को जो है वह वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार साइट्स पर हस्ताक्षर जो है वह वाशिंगटन में ही हुआ था, मार्च 1973 में। ठीक है, और साइट्स कन्वेंशन जब लागू हुआ तो वह समय था, साइट्स कन्वेंशन लागू हुआ था जुलाई 1975 में, और भारत साइट्स में शामिल हो गया था अगले वर्ष यानी कि 1976 में साइट्स कन्वेंशन में भारत शामिल हो गया था। ठीक है, हाल फिलहाल में साइट्स में लगभग 182 देश आते हैं, या साइट्स के लगभग 182 सदस्य देश हैं। साइट्स के द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले नियमों में 3 नियम हैं, साइट्स के 3 परिशिष्टियाँ हैं, या 3 परिशिष्ट बोला जाता है। 3 बार क्यों लिख रहा हूँ बार बार, 1, 2 और 3 सूचियाँ हैं साइट्स की। ठीक है, तो इन 30 सूचियों में पहली सूची की अगर बात करें तो पहली सूची के अंतर्गत आने वाले पादपों या जीवों का व्यापार पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहता है। इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका अस्तित्व जो है वह संकटग्रस्त स्थिति में होता है, और इन जीवों के नमूने के व्यापार की अनुमति जो है वह बिल्कुल असाधारण परिस्थितियों में प्रदान की जाती है। सामान्य स्टेटमेंट आएगा तो आप बिल्कुल वहाँ पर गलत कर दीजिएगा कि साइट्स का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं। साइट्स के परिशिष्ट 1 या सूची 1 में शामिल जीव जंतुओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। बात करें अगर इसकी दूसरी सूची या दूसरी परिशिष्ट की, तो इसके अंतर्गत उन जीवों को या उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका अस्तित्व आवश्यक रूप से संकटग्रस्त स्थिति में तो नहीं होता, लेकिन जिसमें प्रजातियों के अस्तित्व के असंगत उपयोग से बचाने के लिए उनका व्यापार जो है वह नियंत्रित किया जाता है, व्यापार नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति होती है साइट्स की दूसरी सूची में शामिल प्रजातियों की, लेकिन इनको रेगुलेट किया जाता है। ठीक इसी तरीके से साइट्स की सूची संख्या 3 में शामिल प्रजातियों का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, लेकिन अनुमति लेकर के और रेगुलेशन के साथ। और लेकिन साइट्स की सूची 3 किस प्रकार से भिन्न है सूची 2 से, तो सूची 3 में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिन प्रजातियों को कम से कम किसी एक के द्वारा संरक्षित किया गया हो, और वो देश किसी साइट्स पार्टी या साइट्स सहयोगी से व्यापार को नियंत्रित करने के लिए मदद की मांग रखते हों। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं, और इसका आंसर तो हमने देख ही लिया, और साइट्स के बारे में, IUCN के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमने यहाँ पर आज जाना है। फिलहाल इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखिए, तो IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है IUCN को। पूरा नाम क्या है IUCN का, तो प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ। ठीक है, तो IUCN द्वारा रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। पहला, जीव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधे और पशु जातियों की सूची। दूसरा, संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची। तीसरा, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, या डी केवल 3। जो सही आंसर होगा बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सरल है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी अन्य नहीं। ठीक है, संकटग्रस्त पौधे और पशुओं के जातियों की सूची होती है IUCN का जो रेड डाटा बुक है। देखिए, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे, पशुओं और कवकों की जातियों को सम्मिलित करके सूची तैयार की जाती है। यह सूची कुल 9 श्रेणियों में विभाजित होती है, जिनके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले बात की है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, तो यह संबंधित संगठन है IUCN से। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका प्रकाशन किया जाता है IUCN के द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए,
रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी और रेड डाटा बुक के तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा हो। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है तो किसमें होती है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेड डाटा बुक में। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न आते हैं इससे, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं तब आसान लगेंगे, ये चीज़ जान लीजिए। जैव विविधता के बारे में तथ्यों से रेड डाटा बुक का संबंध है। ए, जैव विविधता के बारे में तथ्यों से। बी, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। सी, वृक्षारोपण से। या डी, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो जो सही आंसर है वो कौन सा होगा बताइए जल्दी से। रहने दें क्या आप तो अब सब कर ही लेंगे। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विलुप्ति के संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं। तो रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं विदेशी प्रजातियों के। बी, लुप्तप्राय प्रजातियों के। सी, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के। या डी, सभी पौधों एवं जानवरों की प्रजातियों से। चलिए, तो जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी, लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग में आता है? ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। बी, कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग। सी, हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रीसस बंदर और सारस। या डी, सिंहपुच्छी मेकाक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और या फिर चीतल। सिंहपुच्छी मेकाक किस में आता है जरा बताइए। तो अभी आपको सुबह वाले लेक्चर में ही मैंने बताया था शायद ना, लॉयन टेल्ड मैकाक के बारे में। पश्चिमी घाट का जो है वो है, क्या कहते हैं, स्थानिक प्रजाति है पश्चिमी घाट की। चलिए, तो किसमें पूछा गया है? संकटापन के बारे में पूछा गया है। संकटापन यानी कौन से जीव आएंगे संकटापन में बताइए। अभी अभी हमने सारी चीज़ों को देखा है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर ए, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा देखिए। पिग्मी हाँक हो गया, नामदफ़ा उड़ने वाला, नामदफ़ा की उड़न गिलहरी हो गई, मालाबार सीवेट हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर, जेरडान कार्सर, फॉरेस्ट आउटलेट। इसकी पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार बस नज़र घुमा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। पेपर में आपको हर हाल में याद आ जाएगा। ठीक है, मन से नज़र घुमाइएगा। देखिए, जून 2012 में IUCN द्वारा 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत में पाई जाने वाली 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया था। इस सूची में सोन चिरैया या महान सारंग भी शामिल था, साइबेरियन सारस, सालेट टिटहरी। अति संकटग्रस्त श्रेणी में कस्तूरी मृग जो है वह संकटग्रस्त श्रेणी में, एशियाई वन्य गधा, नियर थ्रेटेंड और लाल पांडा जो है वह संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ए, गोल्डन ओरियोल। बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सी, इंडियन फैंटेल पिजियन। या डी, इंडियन सनबर्न। तो दिए गए विकल्पों में ग्रेट इंडियन बस्टर या महान भारतीय सारंग या सोन चिरैया जो है यह अति संकटाग्रस्त या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी की श्रेणी में आती है IUCN की रेड डाटा बुक में। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, पूर्वी पाकिस्तान में यह प्रजाति पाई जाती है। भारत में तो इसके शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और यह लगभग शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है। एक विशेषता है इसकी कि यह पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो पहले था यह इसका ऑप्शन नंबर बी 50 वर्ष, लेकिन वर्तमान में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, एक मोटा मोटी मान करके आप 50 वर्ष लगा दीजिएगा। प्रकृति संरक्षण एवं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त या एक्सटिंक्ट माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से न देखी गई हो। अगला प्रश्न है
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्य प्राणी हैं और दूसरी तरफ उनके प्राकृतिक आवास हैं। पहला, नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी। दूसरा, इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी। तीसरा, मोरचाप रष्टी या चित्तीदार पूर्वी घाट। मोरचाप चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3 सभी। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद इस लेक्चर को यहीं पर रोक देंगे, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। यह दोनों सही सुमेलित है। नीले मीन पंच वाली महासीर और मोरचाप चित्तीदार बिल्ली जो है वह पूर्वी घाट में, और नीले मीन पंच वाली महासीर जो है वह कावेरी नदी में पाई जाती है। ठीक है, देखिए, कावेरी नदी में महासीर मछली की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो नीले पंख वाली और दूसरा नारंगी पंख वाली मछली, मीन मछली को बोला जाता है। ठीक है, वहीं मोरचाप चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों में, आपके गली मोहल्ले में जो बिल्लियाँ नहीं दिखती रहती, जिन पे खूब ढेर सारी डिजाइनें बनी रहती, काली बिल्ली जिसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो काली नहीं होती, उसको बोला जाता है मोरचाप चित्तीदार बिल्ली। ठीक है, और 2016 में IUCN की रेड लिस्ट में इसको भी शामिल कर लिया गया था। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन जो है वह एक समुद्री डॉल्फिन है जो बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्र तटों पर प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जैविक विविधता एवं संकटापन्न जातियों के बारे में। मुख्यतः संकटापन्न जातियों से संबंधित यह पूरा चैप्टर होने वाला है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।